हेलो एवरीवन। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड लीन के साथ होती है, जो कि अभी कोर्ट में अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने आई है। स्टाफ उसे उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 101 दे देती है, पर गलती से ही 101 नंबर 2 हो जाता है और वो एक और बंदे को दे देती है। फिर लीन अपने बॉयफ्रेंड चैन को कॉल करती है उसे यहाँ बुलाने के लिए, पर उसका कॉल कोई और लड़की उठाती है और वो बताती है कि चैन अभी शावर लेने गया है, तुम्हें क्या बोलना है बोलो, मैं बता देती हूँ। लिन तो शॉक हो जाती है, पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो लड़की बताती है कि मेरे पास चैन का बेबी है, तो सोचो मैं कौन हो सकती हूँ। फिर लिन को शॉक लग जाता है और ये लड़की उसका कॉल कट कर देती है। और फिर हम यहाँ लिन के बॉयफ्रेंड चैन को देखते हैं, जो कि शावर लेकर बाहर आता है और इस लड़की के साथ रोमांस करने लगता है और वो लिन का कॉल बिल्कुल नहीं उठाता। हम देखते हैं कि लिन सोचती है कि उसे अपनी बेटी शाओ का जल्द से जल्द स्कूल में एडमिशन कराना है, जिसके लिए हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो वो सोच लेती है कि आज उसे किसी भी कीमत पर शादी तो करनी पड़ेगी। फिर यहाँ हमारे इस ड्रामा के हीरो की एंट्री होती है, जिसका नाम जियांग है। उसने मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए एक लड़की से बात किया था, पर वो कॉल पर इसे इस काम के लिए मना कर देती है। तभी जियांग का असिस्टेंट भागते हुए आकर उसे उसका नंबर देने आ रहा होता है और गलती से वो उसके ऊपर ही कॉफी गिरा देता है और कहता है कि बहुत सॉरी, आपके ग्रैंडपा का भी कॉल आया था और उन्होंने कहा है कि अगर आपने आज उन्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट नहीं दिखाया तो वो आपसे अपना रिश्ता खत्म कर लेंगे। अब तभी अनाउंस होता है कि 101 नंबर अपना मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन कराने आ जाए। अब क्योंकि जियांग का भी सेम वही नंबर होता है, तो वो जाकर स्टाफ से कहने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड अभी यहाँ पर नहीं आई है, तो क्या मैं थोड़ी देर बाद मैरिज सर्टिफिकेट ले सकता हूँ। तो स्टाफ कहती है कि आखिर तुम दोनों के पास 101 नंबर कैसे, तुम दोनों में से असली कौन है। फिर लीन और जियांग भी एक दूसरे को देखकर शॉक होते हैं कि दोनों के पास सेम नंबर आ गया है। तभी स्टाफ जियांग से कहती है कि जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहीं पर है तो इतना वेट क्या कर रहे हो, जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट लो, पीछे और भी लोग लाइन में। फिर जियांग लिन से कहता है कि शायद सिस्टम में कोई गलती हो गई होगी, इसलिए हम दोनों को सेम नंबर मिल गया है। एक्चुअली मुझे जिससे शादी करनी थी वो लड़की यहाँ पर आई नहीं है। तो लिन भी उसे बताती है कि मुझे भी जिससे शादी करनी थी वो यहाँ पर नहीं आया। तो जियांग कहता है कि क्यों ना फिर हम लोग एक दूसरे से शादी कर लें। ये सुनकर लिन भी मान जाती है। दूसरी तरफ हम चैन को देखते हैं, जो कि उसी लड़की को बता रहा होता है कि आज तक मैंने लिन को कभी टच नहीं किया और उसकी जो बेटी है वो मेरी नहीं है। तो ये कहती है कि वो दिखने में इतनी इनोसेंट है, लेकिन उसने तुम्हें चीट की। तो चैन इसे बताता है कि वो मुझे कभी चीट कर ही नहीं सकती, उल्टा 6 साल पहले मैंने उसे किसी को बेच दिया था। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि चैन ने लिन को ड्रग दे दिया था और उसने उसे एक होटल रूम में भेज दिया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि लिन ने जिसके साथ नाइट स्पेंड की होती है वो कोई और नहीं बल्कि जियांग होता है। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक यहाँ खत्म होता है और हम देखते हैं कि लिन और जियांग अपने मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फोटो खिंचवा रहे होते हैं और फोटोग्राफर उन दोनों से कह रहा होता है कि क्या तुम दोनों का आज पहला दिन एक दूसरे को जानने का, थोड़ा नजदीक आओ। फिर इन लोग की फोटोज क्लिक हो जाती है और इन लोग को मैरिज सर्टिफिकेट भी मिल जाता है और लिन सोचती है कि मेरी और मेरी बेटी की लाइफ के लिए मुझे अब और भी स्ट्रांग होना पड़ेगा। और फिर लिन यहाँ पर जियांग को अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगती है। वो अपना नाम बताती है और कहती है कि मैं एक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंजीनियर हूँ और तुम क्या काम करते हो। पर फिर वो इसके कपड़े देखकर खुद ही से कह देती है कि तुम जरूर एक रियल एस्टेट एजेंट होंगे ना। तो ये हाँ कहता है और फिर दोनों हैंडशेक कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन जब अपने घर पहुंचती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड चैन और उसकी मॉम को बात करते हुए सुनती है। चैन की मॉम कह रही होती है कि लिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और तुम ये बताओ कि तुम्हारी जो नई गर्लफ्रेंड यू है उसका चेकअप करवाने पर क्या आया है। तो ये कहता है कि मॉम गुड न्यूज़ है, मेरा बेटा होने वाला है। ये सुनकर चैन की मॉम तो बड़ी खुश हो जाती है और फिर चैन कहने लगता है कि मैंने लिन को एक रात के लिए किसी को बेच दिया था, तभी तो मुझे जाकर पीएचडी स्टूडेंट की स्पॉट मिला है जो कि एक ही बचा था। हम देखते हैं कि लिन इन लोग की सारी बातें रिकॉर्ड कर रही होती है और उसे ये सब सुनकर बहुत ही शॉक भी लग रहा होता है। वो सोचती है कि वो 4 सालों तक इस पर बिलीव कर रही थी और इसकी मॉम और इसके लिए कितना कुछ कर रही थी। चैन अपनी मॉम से कह रहा होता है कि मॉम आप तो जानती हो ना कि मेरे पढ़ाई के खर्चे के लिए मैंने लिन को घर पे रखा हूँ, नहीं तो मैं तो उसे कब का छोड़ चुका होता। तो चैन की मॉम कहती है कि अब तो तुम्हारी स्टडी भी कंप्लीट होने वाली है, तो जल्द से जल्द उससे ये घर ले लो और फिर यू से शादी कर लो, कितना अच्छा होगा। फिर ये सब सुनते के साथ ही लिन यहाँ जल्दी से अंदर आ जाती है और चैन की मॉम जल्दी से चुप हो जाती है और इसे चिल्लाने लगती है, कहती है कि तुम कितना लेट आई हो, जल्दी से जाके हमारे लिए डिनर बनाओ। तो लिन बस चुपचाप से सुन के लेती है। फिर हम देखते हैं कि चैन रात में अपनी न्यू गर्लफ्रेंड यू से बात कर रहा होता है और बाहर से लिन ये सब सुन रही होती है।
जैसे ही वो अंदर आती है तो वो जल्दी से कॉल रख देता है और पूछता है कि तुम मुझे यहाँ डिस्टर्ब करने क्यों आई हो। तो लिन कहती है कि मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना था, मैं सोच रही थी कि मैं ये घर बेच दूं। तो जल्दी से चैन शॉक होकर पूछता है कि आखिर तुम ये घर क्यों बेचना चाहती हो। तो लिन कहती है कि बात ऐसी है कि देखो तुम पीएचडी कर रहे हो और ये बहुत छोटा सा घर है, तुम्हारे लायक का नहीं है। मैं तो सोच रही हूँ कि हम शहर के बीच में एक घर ले लेते हैं ताकि शाओ को भी स्कूल जाने में आसानी हो, और मैं सोच रही हूँ कि ये नया घर तुम्हारे नाम पे हो। तो चैन तो बड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि लेकिन घर खरीदने के पैसे कहाँ होंगे। तो कहती है कि मेरे पास है, मैं पैसे सारे भर दूंगी, बस तुम्हें इतना करना है कि घर खरीदने वक्त पेपर पे तुम्हें साइन करना होगा। फिर चैन तो इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि लिन को हक करके कहने लगता है कि तुम बहुत ही अच्छी हो, रुको मैं अभी अपनी मॉम को ये गुड न्यूज बताता हूँ। फिर चैन के जाते ही लिन सोचने लगती है कि इसने मेरी जान बचाया था, इतना तो मैंने इन लोगों को पे कर ही चुकी हूँ और अब बहुत हो गया है, मैं इन लोगों का और नहीं सहूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन एक रेस्टोरेंट में चैन के आने का वेट कर रही होती है। इसने प्लान बनाई होती है कि सबसे पहले इसे चैन से अपना घर लेना होगा और इसने यहाँ पर जियांग को सब कुछ बता के रखी है और उसे एक्टिंग करने के लिए बुलाई है। अब जैसे ही चैन यहाँ पर आता है तो इसके सामने ऐसे एक्टिंग करता है कि वो इसे बहुत ही चाहता है और फिर ये घर के बारे में बात करने लगता है कि हमें एकदम शहर के बीचों बीच वाला घर लेना चाहिए। तो लिन कहती है कि लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही महंगा होगा। तो ये कहता है कि अरे तुम ओवर टाइम कर लेना और एक्स्ट्रा वर्क कर लेना, फिर देखना तुम पैसे पे कर लोगी। तो लिन इसे हाँ कहती है। फिर यहाँ पर जियांग भी पहुँच जाता है और घर के डॉक्यूमेंट देते हुए कहता है कि मैं आप लोगों को पूरा कैश देने वाला हूँ। फिर चैन तो बड़ा खुश होकर जल्दी से डॉक्यूमेंट पर साइन करने वाला होता है। इतने में जियांग कहता है कि लेकिन आपको अभी फॉलो अप प्रोसीजर के लिए और भी आना पड़ेगा, जिसमें आपको बचे हुए सारे लोन भरने होंगे और टैक्सेस भी भरना पड़ेगा। ये सुनकर तो चैन रुक जाता है और लिन जल्दी से कहने लगती है कि तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ होगा, ये सब मैं कर लूँगी और जब लोन अप्रूव हो जाएगा तो हम घर ले लेंगे। तो चैन मान जाता है, कहता है कि ठीक है फिर बाकी का तुम ही कर लो। तो लिन तो बड़ी खुश हो जाती है, कहती है कि तुम अपना आईडी भी दे दो। फिर ये आईडी देकर कहता है कि मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। फिर चैन के यहाँ से जाते ही लिन बहुत ही खुश होती है कि उसका काम हो गया। फिर वो जियांग से कहती है कि थैंक यू, तुम बहुत ही बिजी होंगे फिर भी मेरा काम करने आ गए। तो जियांग कहता है कि तुम मुझे थैंक यू कहना चाहती हो तो मेरा एक काम कर दो, मेरे ग्रैंडपा से चलकर मिल लो। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग अपनी कार लेके आता है और लिन इसकी कार देखकर शॉक हो जाती है, कहती है कि क्या तुमने इतनी महंगी कार बस मुझे इम्प्रेस करने के लिए लेकर आए हो। तो जियांग कहता है कि अरे ये मेरी कंपनी की है, मैंने बस थोड़ी देर के लिए लिया हूँ। फिर इसके बाद जब लिन कार में बैठती है तो वो जियांग के पेपर्स देखने लगती है और कहती है कि इस एरिया का रीडेवलपमेंट होने वाला है ना। तो जियांग कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला। ये कहती है कि आखिर मुझे कैसे नहीं पता चलेगा, मैं एक कॉस्ट इंजीनियर हूँ। फिर लिन पूछती है कि वैसे ये प्रोजेक्ट का डॉक्यूमेंट किसी कंपनी का खास होगा तो आखिर तुम्हारे पास कैसे आया, क्या तुम्हारा फ्रेंड कोई बड़े कंपनी का सीईओ है। तो जियांग इसे बताता है कि हाँ वो हुओ ग्रुप कंपनी का सीईओ है और तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रही हो। तो लिन बहुत ही खुश हो जाती है, कहती है कि तुम्हारा फ्रेंड सच में इतने बड़े कंपनी का सीईओ है, फिर तो तुम मेरी एक हेल्प कर दो। इस प्रोजेक्ट को देखकर लगता है कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, पूरे 150 मिलियन तो लगेंगे ही, तो क्यों ना तुम अपने फ्रेंड से मेरे लिए बात करो कि वो मेरे साथ काम करे। देखो मैं इतनी भी ज़्यादा लालची नहीं हूँ, अगर वो मुझे बस 100 मिलियन वाला प्रोजेक्ट भी दे देगा तो भी चलेगा। अब तभी जियांग लिन से कहता है कि तुम्हारी आंखों में कुछ लगा है और फिर वो साफ करने लगता है और दोनों काफ़ी शाय हो जाते हैं। तभी यहाँ पर लिन को उसकी नेबर का कॉल आता है और वो बताती है कि उसकी बेटी शाओ को चोट आ गई है। ये सुनकर लिन शॉक हो जाती है और वो जल्दी से जियांग के साथ मिलकर घर पहुँचती है और अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल आती है। उसका ऑपरेशन चल रहा होता है और नर्स बताती है कि शाओ को ब्लड की ज़रूरत है, लेकिन नर्स लिन को मना करती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को ब्लड नहीं दे सकते। तो ब्लड का टाइप सुनकर जियांग कहता है कि मेरा भी यही ब्लड है तो मेरा ले लो। पर फिर उसका ब्लड चेकअप होने के बाद यहाँ पर आकर नर्स बताती है, फिर नर्स कहती है कि वैसे तो मिस्टर जियांग का ब्लड और शाओ का ब्लड सेम टाइप का है, लेकिन फिर भी क्योंकि इम्यून रिजेक्शन बता रहा है इसलिए हम आपका ब्लड नहीं दे सकते, लेकिन आप लोग फिक्र ना करें, हम लोग ने दूसरे हॉस्पिटल में कांटेक्ट किया है, ज़रूर हमें ब्लड मिल जाएगा। फिर जियांग सोचता है कि मेरा ब्लड रेयर है और मैं सोचता था कि शायद मेरा टाइप किसी के साथ मैच करेगा भी कि नहीं, लेकिन शाओ और मेरा ब्लड सेम है और नर्स ने बताया कि मेरा ब्लड रिजेक्ट हो रहा है और ऐसा तो सिर्फ फैमिली मेम्बर्स का होता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि शाओ का डैड मैं ही हूँ। ये सोचकर जियांग अपना वन नाइट स्टैंड याद करने लगता है और फिर जियांग याद करता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी नींद खुली थी तो लिन वहाँ से जा चुकी थी और उसका बस उसका ईयरिंग वहाँ पर छूट गया था और हमें पता चलता है कि जियांग अभी भी उस 6 साल पहले वाली लड़की को ढूंढ रहा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन जैसे घर पहुँचती है तो चैन की मॉम इसे स्लैप मारती है, कहती है कि आखिर तुम दिन में किस लड़के के साथ घूम रही थी और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चीट करने की।
तो लिन कहती है कि मॉम वो बस मेरा क्लाइंट था और शाओ को घर में चोट आ गई थी तो वो बस मुझे राइड देने आया था। तो चैन की मॉम कहती है कि तुम मुझे फूल नहीं बना सकती, आखिर एक रियल एस्टेट एजेंट के पास इतना टाइम कहाँ से है जो वो तुम्हें राइड देने के लिए आ गया। वो सच में तुम्हारा लवर होगा और तुम मेरे बेटे को चीट कर रही हो। ऐसा बोलकर ये लिन को मार रही होती है तो लिन भी इन्हें ढकेल देती है, कहती है कि आपकी वजह से मेरी बेटी शाओ को चोट लगी है। अगर आप ऐसे दिन में गेम ना खेल रही होती तो वो बाहर जाती ही नहीं और सीढ़ियों से नहीं गिरती। और अब मेरी बेटी शाओ अकेले हॉस्पिटल में है, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। ऐसा बोलकर लिन अपने रूम में आ जाती है और फिर इसके बाद चैन की मॉम चैन को कॉल करके उससे लिन की बुराई करने लगती है और बताती है कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। पर चैन कहता है कि मॉम आप शक करना बंद कर दो, वो ऐसा कर ही नहीं सकती है, वो सिर्फ मुझसे ही शादी करेगी। और आप भी तो ये सोचो कि उसे कोई और क्यों पसंद करेगा, वो इतनी बोरिंग है। तो चैन की मॉम मान जाती है और कहती है कि मैं सिर्फ इस घर की वजह से बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन जैसे ही हम इन लोग से घर ले लेंगे ना तो हम इन माँ बेटी दोनों को ही घर से निकाल देंगे। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे चैलेंज करने की। चैन कहता है कि मॉम आप फिक्र मत करो, वैसे भी ये घर मेरे नाम पर है। अब तभी हम देखते हैं कि लिन को चैन की नई गर्लफ्रेंड यू का मैसेज आ रहा होता है। वो इसे कह रही होती है कि चैन अब तुमसे प्यार करता ही नहीं है, वो मेरा है और वो हमारे आने वाले बच्चे की स्कूल की भी तैयारी कर रहा है। तो लिनो से मैसेज करती है कि मुझे चैन पर पूरा बिलीव है, आखिर किसे पता कि वो बच्चा सच में उसका है कि या किसी और का। तो यूई से अपनी और चैन की फोटो दे देती है और ये फोटो देखने के बाद लिन खुश जाती है क्योंकि वो यही चाहती थी कि उसे कोई प्रूफ मिल जाए ये प्रूफ करने का कि चैन उसके साथ चीटिंग कर रहा है। और फिर नेक्स्ट डे लिन को कॉल आ जाता है कि अब घर वापस से उसके नाम हो चुका है। फिर ये तुरंत ही चैन को कॉल करती है और उसे बताती है कि पैसे मुझे मिल चुके हैं और कल ही तुम अपनी मॉम के साथ मिलकर अपनी लगेज पैक करने की तैयारी करो। चैन तो बड़ा खुश हो जाता है, कहता है कि इतनी जल्दी पैसे मिल गए, अच्छी बात है। लिनी से कहती है कि मैंने नया घर खरीद भी ली हूँ और सारा रेंट भी भर दी हूँ, घर तो बहुत ही बड़ा है और देखना तुम्हें बहुत ही पसंद आएगा। और फिर कल ही हम बैंक चलेंगे और बाकी के सारे पैसे मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दूंगी। फिर यहाँ पर कॉल रखने के बाद चैन तो बड़ा खुश हो रहा होता है और यहाँ पर लिन सोचती है कि ये तो बस शुरुआत है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिन चैन और उसकी मॉम को घर से निकाल कर लेके जा रही होती है, पर चैन की मॉम को शक हो रहा होता है। वो कहती है कि आखिर तुम हमारे साथ क्यों नहीं चल रही हो। तो ये कहती है कि मुझे अभी बाकी का सामान भी पैक करके निकलना है, अगर आप मेरा ये काम करना चाहती हो तो कर लो। तो चैन की मॉम पूछती है कि तुमने जो एड्रेस दी हो मुझे तो लगता नहीं कि ये जगह असली भी है। लिन कहती है कि मॉम ये जगह असली है और अभी इस जगह के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, यहाँ पर सिर्फ अमीर लोग ज़्यादा रहते हैं, बहुत ही हाई डिमांड वाली है और बहुत ही मुश्किलों से लोगों को वहाँ रेंट पर घर मिलता है और आप लोग सच में लकी हो। ये सुनकर चैन और उसकी मॉम बड़े खुश हो जाते हैं और तुरंत ही टैक्सी में बैठ के निकल लेते हैं। अब तभी यहाँ पर जियांग आ जाता है और लिन से पूछता है कि उन लोगों को कुछ शक तो नहीं हुआ ना। तो कहती है कि अच्छा तो वो टैक्सी ड्राइवर को तुमने अरेंज किया था। तो जियांग से हाँ कहता है। फिर लिन बहुत ही खुश होकर इसकी कार में बैठ जाती है और पूछती है कि तुमने अभी तक इस कार को वापस नहीं करे। तो ये कहता है कि हाँ मैं जल्दी वापस कर दूंगा। तो लिन पूछती है कि वैसे आखिर तुम्हारे कपड़े इतने गंदे क्यों हैं। ये कहता है कि मैं घर पे पाइप चेंज कर रहा था इसलिए। तो लिन कहती है कि फिर तुम अपने घर जाकर अपना कपड़ा चेंज कर लो, मैं टैक्सी ले लूंगी। तो जियांग कहता है कि रहने दो, अभी मुझे ग्रैंडपा को विजिट करने जा रहे हैं और उनका एसी खराब है तो मैं जाकर वो भी फिक्स करने वाला हूँ। फिर यहाँ पर जियांग लिन से इस बारे में पूछने लगता है कि वैसे तुम्हारी बेटी शाओ का जो रेड ब्लड है क्या वो उसके डैड से आया है। तो लिन कहती है कि ये तो मुझे भी नहीं पता। फिर यहाँ पर लिन हॉस्पिटल के सामने उतर जाती है और जियांग अपने असिस्टेंट को कॉल करके शाओ के बारे में पता करने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि लिन जैसी हॉस्पिटल में आती है तो वो देखती है कि एक ओल्ड मैन ठीक से चल भी नहीं पा रहे होते हैं। तो लिन उनकी हेल्प करती है और तभी इसे चैन का कॉल आने लगता है, पर ये उन लोग का कॉल नहीं उठाती। यहाँ हम देखते हैं कि चैन और उसकी मॉम को टैक्सी ड्राइवर ने एक सुनसान जगह पर छोड़ के गया होता है जहाँ पर इन लोग को वो एड्रेस मिलता ही नहीं जो पेपर में लिखा हुआ था। फिर चैन बहुत ही गुस्सा होने लगता है और अपनी मॉम से कहता है कि मॉम उस लिन ने हमें बहुत बड़ा फूल बनाई है, उसने हमें घर से भी निकाल दी और घर और पैसे लेकर भाग गई। फिर चैन की मॉम तो रोने लग जाती है कि अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो रहने के लिए भी घर नहीं है। तो चैन कहता है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मैं उस लिन से कैसे भी करके पैसे लेकर रहूँगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिन जैसे ही अपनी कंपनी जा रही होती है तभी यहाँ पर वो देखती है कि चैन उसका ही वेट कर रहा था। चैन इसे कहता है कि आखिर तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान हो रहा था। तो लिन कहती है कि तुम मेरे लिए परेशान हो रहे थे या खुद के लिए परेशान हो रहे थे। तो चैन कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था। पर लिन इसकी कोई बकवास नहीं सुनती और कहती है कि हमें अब ब्रेकअप कर लेना चाहिए। चैन कहता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो, देखो अभी मेरी PhD कंप्लीट हो जाएगी और फिर मैं एक अच्छी जॉब ढूंढ लूंगा और फिर देखना तुम आराम से घर में रहना और मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा।
तो लिन इसे इसकी और यू की फोटो दिखाती है। तो ये कहता है कि उस रात में बहुत ही ड्रंक था और मुझे भी कुछ याद नहीं है और ये बस एक गलत फहमी है, तुम इसे रियल मत समझो। लिन कहती है कि लेकिन उसने तो मुझे नहीं बताई थी कि ये कोई गलत फहमी है, क्या मैं उसे यहाँ पर बुला लूँ ताकि वो तुम्हारे सामने बोल दे। फिर चैन मान जाता है कि वो बस झूठ कह रहा था। वो कहता है कि ठीक है, ब्रेकअप कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले पूरे घर के आधे पैसे मुझे दो क्योंकि वो मेरे होने चाहिए। तो लिन गुस्से में कहती है कि इससे पहले मैं इस फोटो को वायरल कर दूं, तुम चुपचाप से यहाँ से निकल जाओ। ऐसा बोलकर लिन यहाँ से जाने लगती है तो चैन इसे रोक रहा होता है। तभी ये हिल से इसके पैर पे मारती है और यहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि कंपनी में मैनेजर ये अनाउंस कर रहा होता है कि कंपनी के चेयरमैन और उनके साथ एक बहुत ही फेमस इन्वेस्टर आने वाले हैं हमारी कंपनी को इंस्पेक्ट करने के लिए। तो आप सभी को एक अच्छा इंप्रेशन देना होगा और इन्वेस्टर के सामने अपना बेस्ट देना होगा। अब इन लोग की मीटिंग यहाँ पर चली रही होती है कि अचानक से चैन और उसकी मॉम यहाँ पर आ जाते हैं और चैन की मॉम लिन को चिल्लाते हुए कहती है कि तुम मेरे बेटे का पैसा उसे वापस करो। अब ये सब सुनकर सभी एम्प्लॉयज शॉक होते हैं और सुपरवाइजर लिन से कहता है कि ये सब क्या चल रहा है, चेयरमैन यहाँ पर पहुंचते ही होंगे। अब तभी चैन सभी एम्प्लॉयज को रोककर कहने लगता है कि मैं आप सभी को इसकी असलियत बताता हूँ, ये लड़की एक बहुत बड़ी फ्रॉड है। फिर लिन यहाँ पर आकर चैन और उसकी मॉम से कहती है कि इतने सालों से मैंने तुम लोग को पाली हूँ, इतने में तो तुम्हें खुश हो जाना चाहिए था। चैन की मॉम कहती है कि चुपचाप से जो तुमने घर बेचा है ना उसके पैसे मेरे बेटे को वापस करो। और फिर ये भी सभी एम्प्लॉयज को कहने लगती है कि कैसी एम्प्लॉयज है आपकी, इसने मेरा घर सीक्रेटली बेच दी और पैसा भी मेरे बेटे को नहीं दी और ये आपकी कंपनी की एम्प्लॉय है ना, तो आपको इसे हैंडल करना चाहिए। तो सुपरवाइजर ये सब सुनने के बाद चुपचाप चला जाता है और फिर लिन चैन की मॉम से कहती है कि आखिर मेरा घर आपका घर कैसे हो गया, सारी पेमेंट तो मैंने की थी। तो चैन कहता है कि उस घर पे अभी भी मेरा नाम लिखा है, तो वो घर मेरा कैसे नहीं हुआ, और मेरी मॉम ने 3 सालों तक तुम्हारी बेटी का ख्याल रखी है और मैंने एक PhD ने तुम्हें डेट किया, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी हमें पैसे देने चाहिए। अब इन लोग की ये सारी बातें सुनने के बाद सभी एम्प्लॉयज चैन और उसकी मॉम की बुराई करने लगते हैं कि बेचारी लिन का बॉयफ्रेंड एक फ्रीलोडर है और ये बेचारी अकेले काम करके इन लोगों को पाल रही है। तो लिन से कहती है कि तुम भूलो मत कि तुम ही ने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे और तुम ही मेरे बेटी शाओ के डैड बनना चाहते थे, इसीलिए ही मैंने अपने घर का नाम तुम्हारे नाम पे रखी और इतने सालों से जो तुम्हारी मॉम मेरी बेटी को देख रही है तो सारा खर्चा मैं ही हैंडल कर रही हूँ और ये जो भी सारे पैसे खर्च कर रही है सब मेरी पैसे खर्च करती हैं और तुम्हारी जो स्टडी के पैसे लग रहे हैं वो भी सब मैं ही भर रही हूँ। तो चैनी से कहता है कि अगर आज तुमने मुझे घर के पैसे नहीं दी ना तो मैं जाके पुलिस को कॉल करूँगा। तो लिन कहती है कि हाँ कॉल करो ताकि मुझे मेरे सारे पैसे वापस मिले जो मैंने तुम लोगों के ऊपर इतने सालों से खर्च की हूँ। तो चैन कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम पे केस करूँगा और देखना मैं घर लेकर रहूँगा। लिन भी कहती है कि कर लो, मैं भी देखती हूँ, पहले तो तुम ये बताना कि आखिर तुम क्या सच में शाओ के डैड हो। तो चैन शॉक हो जाता है कि आखिर लिन को ये कैसे पता चल गया। लिन से कहती है कि मुझे सब पता है कि 6 साल पहले तुमने मुझे किसी को बेच दिया था सिर्फ अपनी PhD की स्टडी करने के लिए और तुम अब कह रहे हो कि तुम्हें ये पता नहीं। तभी इतने में हम देखते हैं कि कंपनी में जियांग आया होता है और वो इन लोग की बातें सुनने लगता है। चैन लिन से कहता है कि आखिर तुम मेरे ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा रही हो, तुम अपनी मर्जी से गई थी और वैसे मुझसे पंगा मत लो, मेरे पास तुम्हारी बहुत सारी वीडियोस भी हैं। सोचो अगर मैं वो वीडियो फैला दूंगा तो तुमसे कौन शादी करेगा और फिर जब तुमसे कोई शादी करेगा ही नहीं तो शाओ का एडमिशन कैसे होगा और फिर तुम मेरे पास ही आकर भीख मांगोगी। तभी जियांग बीच में आकर कहने लगता है कि ये कंपनी है, तुम यहाँ पर आकर ये कौन सी हरकतें कर रहे हो। और फिर जियांग यहाँ लिन के पास आकर उसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो ये सब देखते हुए चैन की मॉम कहती है कि अच्छा तो दिन में फ्लर्टिंग हो रही है। तो जियांग चैन और उसकी मॉम को चिल्लाता है और कहता है कि अगर तुम दोनों अब भी कंपनी से नहीं निकले ना तो मैं पुलिस को कॉल करूँगा। फिर चैन कहता है कि अच्छा तो तुम ही ज़रूर इसके नए लवर होंगे ना। उसकी मॉम कहती है कि मैंने बोली थी ना कि ये किसी लड़के के साथ घूम रही थी, यही है वो। और फिर चैन और उसकी मॉम लिन पर ये इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि उल्टा लिन चीट कर रही थी और ये उसका नया लवर है। और फिर ये प्रूफ करने के लिए चैन लिन और जियांग की फ़ोटोज़ भी इन सभी को दिखा देता है। फिर सभी एम्प्लॉयज़ आपस में बातें करने लगते हैं कि उन लोगों को कभी नहीं लगा कि लिन ऐसे टाइप की है। फिर यहाँ पर लिन चैन और उसकी मॉम से कहती है कि तुम लोग मुझ पर झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ, चीटिंग मैंने नहीं बल्कि तुमने किए थे। पर चैन और उसकी मॉम तो लगातार इल्ज़ाम लगाए जा रहे होते हैं। चैन की मॉम कहती है कि ये तुम लोग के सामने बस इनोसेंट बनती है और घर में ये मुझे परेशान करके रखी है। मुझ जैसी ओल्ड पर्सन से ये घर के सारे काम करवाती है और अपनी बच्ची को भी देखने को कहती है। तो लिन ने चिल्लाकर कहती है कि आप तो बोलो ही मत, आपकी वजह से मेरी शाओ को चोट लगी है। तो चैन की मॉम कहती है कि आखिर इसमें मेरी क्या गलती, वो बच्ची खुद ही से गिरी थी।
तभी यहाँ पर कंपनी का चेयरमैन आ जाता है और वो कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और चेयरमैन ये देखकर सोच रहा होता है कि आखिर मिस्टर जियांग और इस लड़की के बीच में क्या रिलेशन है जो वो इसे इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर चैन की मॉम तो खूब एक्टिंग करी जा रही होती है, तो सुपरवाइजर कहता है कि आप लोग यहाँ पर ऐसे हंगामे मत करो, अभी मेरे ऑफिस में चलो, वहाँ पे चल के बात करते हैं। पर फिर भी चैन की मॉम यहाँ पर लिन को पकड़ लेती है, कहती है कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तो जियांग चैन की मॉम का हाथ दूर करता है और कहता है कि आप बड़ी हैं इसलिए मैं आपको मार नहीं रहा हूँ। तो चैन जियांग को चिल्लाता है और कहता है कि मेरी मॉम को छोड़ो। फिर चैन की मॉम कहने लगती है कि तुम इस लड़की को इतना प्रोटेक्ट कर रहे हो और इसकी लाइफ इतनी भी ज्यादा कोई काम की नहीं है, वो तो ये लकी है कि इसकी जान मेरे बेटे ने 6 साल पहले बचा लिया था। फिर चैन बताने लगता है कि हाँ 6 साल पहले मैंने लिन की जान बचाया था। फिर लिन याद करती है कि 6 साल पहले जब वो आइलैंड गई थी तो पानी में डूब गई थी और किसी ने उसकी जान बचाया था, और जब उसे होश आया था तो उसके सामने यहाँ चैन था, तो उसने समझ ली थी कि उसी ने उसकी जान बचाया है। ये सब याद करके लिन कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, तुमने मेरी जान बचाए थे, लेकिन इतने सालों से मैंने बहुत मेहनत की हूँ और तुम लोगों को इतने पैसे दी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी कीमत चुका चुकी हूँ। तभी ये सब सुनते हुए जियांग सोच रहा होता है कि 6 साल पहले वो भी हान आइलैंड पर गया हुआ था। लिन कहती है कि मैंने तुम्हारा खर्चा तो उठाई, उल्टा तुम्हारी मिस्ट्रेस का भी खर्चा उठाई हूँ, तो तुम इस बारे में क्या बोलोगे। तो चैन की मॉम कहती है कि अगर ऐसी बात है तो घर के सारे काम तुम मुझसे करवाती हो और एक कटोरा भी तुम नहीं धुलती। और फिर से चैन की मॉम लिन पर गुस्सा होकर उसके ऊपर हाथ उठाने जा रही होती है, तो जियांग इन्हें फिर से रोकता है। फिर लिन कहती है कि इनसे फालतू बातें करके कोई फायदा नहीं है, मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ। पर तभी चैन की मॉम जल्दी से मोबाइल छीनने लगती है, कहती है कि तुम पुलिस को कॉल नहीं कर सकती। तो लिन कहती है कि आप डर क्यों रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही झूठ बोल रही थी। और फिर लिन यहाँ पर अपने सभी कलीग्स को रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें चैन की मॉम लिन की बुराई कर रही होती है और अपने बेटे चैन से कह रही होती है कि वो जल्दी से अपनी नई गर्लफ्रेंड यू के साथ शादी कर ले। अब ये सारी रिकॉर्डिंग सुनने के बाद लिन के कलीग समझ जाते हैं कि लिन सही है और ये लोग उसका फायदा उठा रहे थे। अब तभी एस्टिन यहाँ पर आकर जियांग को इस बारे में बताता है कि शाओ के बारे में पता चला कि असल में चैन उसका बायोलॉजिकल फादर नहीं है। अब यहाँ पर चैन लिन को धमकी देने लगता है कि देखो चुपचाप से मेरी बात सुन लो, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी ना तो तुम्हारी बेटी का एडमिशन भी कहीं नहीं हो पाएगा। तो जियांग कहता है कि हमें अब इसकी जरूरत नहीं है, अब शाओ के पास डैड है और उसका एडमिशन होके रहेगा और अब तुम्हें इन सब की फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो चैन जोर जोर से चिल्लाते हुए लिन और जियांग के ऊपर इल्जाम लगा रहा होता है चीटिंग का। तो लिन इसे एक स्लैप लगाती है, कहती है कि आखिर तुम अपने मुंह से ऐसा बोल भी कैसे सकते हो। और फिर लिन ने यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को बुला ली होती है इन लोगों को यहाँ से बाहर करने के लिए, और वो चैन की मॉम से कहती है कि मेरी बेटी के ऊपर चोट के निशान है और अब मैंने लॉयर को कांटेक्ट कर ली हूँ, तो अब हम कोर्ट में मिलेंगे। और फिर गार्ड्स यहाँ पर चैन और उसकी मॉम को पकड़ के यहाँ से लेके जाते हैं। फिर उन लोग के जाने के बाद लिन यहाँ जियांग से कहती है कि सॉरी मैंने आज तुम्हें भी एम्बेरस कर दी और मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू भी। तो जियांग कहता है कि थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर लिन पूछती है कि वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो जियांग कहता है कि तुम मेरे फ्रेंड की कंपनी के साथ काम करना चाहती थी ना, तो उसी ने मुझे यहाँ पर भेजा है तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड चैन और उसकी मॉम को सुपरवाइजर के ऑफिस में ले आते हैं और सुपरवाइजर चैन को बहुत ही अच्छा ऑफर दे रहा होता है। वो कहता है कि वो उसे बहुत ही ज़्यादा सैलरी के डिमांड पर यहाँ कंपनी में जॉब देगा। तो चैन और उसकी मॉम बड़े खुश जाते हैं। चैन की मॉम कहती है कि मेरा बेटा इसी लायक है। फिर चैन यहाँ सुपरवाइजर से पूछता है कि इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो सुपरवाइजर डिमांड रखता है कि मुझे लिन चाहिए। ये सुनकर चैन हंसने लग जाता है और कहता है कि फिर पक्का डील है, मैं उसे तुम्हें दे दूंगा। और फिर चैन और सुपरवाइजर मिलकर प्लानिंग बनाते हैं कि ये लोग लिन को ड्रिंक देकर यहाँ पर बुलाएंगे। फिर यहाँ पर लिन बहुत ही खुश होती है कि जियांग का फ्रेंड उसकी कंपनी के साथ काम करने के लिए मान गया है। जियांग से कहता है कि क्या तुम यहीं पर ही बैठ के ओवर टाइम वर्क करती हो, ये बहुत ही अनकंफर्टेबल होगा ना। तो लिन कहती है कि तुम बैठ के देखो, यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल होता है। फिर यहाँ पर जियांग लिन से कहता है कि अब मैं तुम्हारा और शाओ का अच्छे से ख्याल रखना चाहता हूँ और मेरे ग्रैंडपा भी तुमसे मिलना चाहते हैं, तो किसी दिन तुम उनसे आके मिल लो। तो लिन कहती है कि वैसे भी हमारी फेक मैरिज है, तो ऐसे में तुम्हारे ग्रैंडपा से इतनी जल्दी मिलना सही नहीं होगा। तो जियांग कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे ग्रैंडपा चाहते थे कि जल्दी मेरी शादी हो जाए और तुम तो इतनी ब्यूटीफुल हो, तो मेरे ग्रैंडपा तुम्हें देखकर बड़े खुश होंगे कि मैंने अपने लिए कितनी अच्छी वाइफ ढूंढा हूँ। अब तभी यहाँ पर जियांग लिन की एक फोटो फ्रेम देख लेता है और उसके बारे में पूछता है। तो ये कहती है कि ये जब मैं आइलैंड गई थी तब मैंने ये फोटो खिंचवाई थी। जियांग उसमें उसकी ईयरिंग देखकर पहचान जाता है और सोचता है कि उसने ईयरिंग को कहीं तो देखा है। तभी लिन की कलीग आकर उसे बताती है कि सुपरवाइजर तुम्हें बुला रहे हैं। फिर जैसे ही लिन यहाँ सुपरवाइजर के ऑफिस में चली जाती है, तभी जियांग अपने पास से ईयरिंग निकालकर मैच करता है कि ये दोनों तो सेम है। तो यानी कि क्या वो 6 साल पहले वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि लिन है। और फिर हम देखते हैं कि जियांग इस कंपनी के चेयरमैन के सामने ऑफर रखता है कि वो इस कंपनी को खरीदना चाहता है और वो इसके काफी अच्छे पैसे देने के लिए तैयार है। तो चेयरमैन तुरंत ही मान जाता है और कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर लेता है।
अब यहाँ पर लिन सुपरवाइजर के ऑफिस में होती है और वो इसे पानी देता है जिसमें ड्रग मिला हुआ था और फिर उसे टच करते हुए कहने लगता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हें कंपनी में प्रेशर फील करने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी तुम्हारे साइड है। लिन कहती है कि आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, बस आप इस फाइल को देख लो। और फिर लिन को ड्रग के रिएक्शन की वजह से चक्कर आने लगते हैं और ये सुपरवाइजर तो लिन को हैरेस करने वाला होता है और हम देखते हैं कि चैन यहीं पर ही छुप कर इन लोग का वीडियो बना रहा होता है और तभी इतने में यहाँ पर जियांग आकर सुपरवाइजर को मारता है और वो चैन के मोबाइल पे मार के उसका मोबाइल भी गिरा देता है और फिर वो इन दोनों को वार्न करता है कि अब मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं और जल्दी से लिन को कोर्ट से कवर करता है। और फिर जियांग यहाँ पर लिन की फिक्र कर रहा होता है और वो याद करने लगता है और हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं। हम देखते हैं कि 6 साल पहले आइलैंड पर जियांग ने ही लिन की जान बचाया होता है। फिर यहीं पर ही फ्लैशबैक खत्म होता है और जियांग सुपरवाइजर को चिल्लाता है कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो ये कहता है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है और कुछ भी नहीं, और वैसे भी तुम कौन होते हो मुझे कंपनी से निकालने वाले। तो जियांग बताता है कि अब ये कंपनी मेरी है इसलिए। फिर चेयरमैन सुपरवाइजर को इशारा करता है कि हाँ उसने कंपनी खरीद ली है। फिर सुपरवाइजर ये जानने के बाद तुरंत ही जियांग से माफ़ी मांगने लगता है, कहता है कि प्लीज़ मुझे कंपनी से मत फायर करना, मेरी वाइफ और मेरे बच्चे हैं और मुझे उन्हें पालना है, अगर मेरी जॉब छूट गई तो आखिर मेरा क्या होगा। पर जियांग इसकी एक भी बकवास नहीं मानता और कहता है कि मेरी कंपनी से इसी वक्त निकल जाओ और फिर वो यहाँ से लिन को उठा के लेकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिन घर पे होती है और वो शावर लेने के बाद यहाँ जियांग से थैंक यू कह रही होती है कि अगर तुम वहाँ टाइम पर नहीं पहुँचे होते तो आज तो मैं सेफ नहीं होती। फिर जियांग से कहता है कि अब जाके तुम रेस्ट कर लो। देखे थे कि नहीं, आज हमें ग्रैंडपा से मिलने जाना था और हमने उनसे बता के रखा था तो हमें ऐसे कैंसिल नहीं करना चाहिए। तो जियांग कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी सुनूंगा, ऐसा बोलकर उसे किस करने जा रहा होता है। पर लिन बहुत ही ज़्यादा शाय हो रही होती है। फिर इसके बाद जियांग लिन को शॉपिंग करवाने के लिए लेकर जाता है और उसके लिए एक ड्रेस चूज़ करता है और फिर दोनों ही यहाँ हॉस्पिटल पहुँचते हैं ग्रैंडपा से मिलने के लिए। जियांग यहाँ लिन का हाथ पकड़ने लगता है पर लिन इससे अपना हाथ छुड़ा रही होती है। तो ये कहता है कि मेरे ग्रैंडपा भी बीमार है और मुझे उन्हें दिखाना है कि हमारा रिलेशन बहुत ही अच्छा है, तो तुम्हें मेरे साथ थोड़ा एक्टिंग करना होगा। तो लिन इसका हाथ पकड़ने के लिए मान जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जियांग यहाँ लिन को अपनी ग्रैंडपा से मिलवाता है और ग्रैंडपा लिन को देखकर बहुत ही खुश होते हैं, कहते हैं कि तुम तो वही लड़की हो ना जिसने पिछली बार मेरी हेल्प की थी। और फिर ग्रैंडपा जियांग से कहते हैं कि उसने सच में बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढा है अपने लिए। तभी नर्स यहाँ पर आकर कहने लगती है कि आप लोग शाओ के पेरेंट्स हो ना, जल्दी चलो, आपकी बेटी शाओ की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। फिर लिन बहुत ही घबरा के जाके डॉक्टर से मिलती है और डॉक्टर बताता है कि शाओ की कंडीशन इतनी ख़राब है कि इस हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, तो उसे जल्द से जल्द दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। फिर जैसे ही लिन इस बारे में जियांग को बताती है तो वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं भी कुछ करता हूँ। और फिर जियांग तुरंत ही अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देकर शाओ फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के लिए कहता है। और फिर जियांग पर्सनली जाकर एक बहुत ही फेमस डॉक्टर को लेकर आता है जो कि शाओ का ट्रीटमेंट कर सके। और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर इन लोग को गुड न्यूज़ बताता है कि शाओ की कंडीशन अब ठीक है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कंपनी में लिन अपने नए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रही होती है और उसके कॉम्पिटिशन में और भी लोग होते हैं। फिर ऑफिस के बाद जियांग यहाँ लिन को पिक करने आया होता है और वो लिन से कहता है कि इस प्रोजेक्ट को तुम हैंडल करोगी, ये मेरे फ्रेंड का ऑर्डर है और तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि तुम अच्छा कर लोगी। और फिर हम देखते हैं कि लिन का प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छे से जाता है और वो जियांग को कॉल करके इस बारे में गुड न्यूज़ देने लगती है। और फिर इस प्रोजेक्ट का इतना अच्छा जाने की वजह से लिन को प्रमोशन मिलता है। खुशी में कंपनी में पार्टी चल रही होती है। फिर हम देखते हैं कि इस पार्टी में चैन भी आया होता है और ये लिन की मजाक उड़ाने लगता है। तभी इतने में यहाँ पर जियांग के ग्रैंडपा शाओ को लेकर पहुँच जाते हैं और फिर लिन ग्रैंडपा से पूछने लगती है कि आखिर जियांग कहाँ पर है। तभी जियांग यहाँ पर अपनी कार से एंट्री मारता है और लिन भी इसे देखती रह जाती है, सोचती है कि आज तो ये बहुत ही हैंडसम लग रहा है। अब तभी ग्रैंडपा पूछने लगते हैं कि आखिर लिन के पास रिंग क्यों नहीं है, तुमने इसे रिंग नहीं दी है। तो जियांग कहता है कि एक्चुअली ग्रैंडपा मेरी और लिन की शादी बहुत ही जल्दी में हुई थी और उल्टा इसे कंपनी में काम भी करना रहता है, तो इसलिए रिंग पहनना पसंद नहीं करती। और फिर जियांग ने यहाँ पे रिंग लेकर आया होता है और वो लिन को पहना देता है। पर हम देखते हैं कि सुपरवाइजर पार्टी में आ जाता है और साथ ही साथ चैन भी, और दोनों यहाँ पर लिन की बुराई करने लगते हैं। तो जियांग इन लोग को चिल्लाता है और सिक्योरिटी गार्ड से बोलकर इन लोग को यहाँ से बाहर करवा देता है। तभी यहाँ पर जियांग की चाइल्डहुड फ्रेंड की एंट्री होती है जो कि उसे बताती है कि वो अब्रॉड से वापस आ गई है और ये यहाँ लिन को देखकर पूछती है कि आखिर ये तुम्हारी कौन है। तो जियांग बताता है कि ये मेरी वाइफ है। अब तभी शाओ आकर लिन से कहने लगती है कि मम्मी मुझे बहुत नींद आ रही है, आखिर हम लोग घर कब चलेंगे। तो जियांग कहता है कि हम अब भी घर चल रहे हैं। और फिर जियांग लिन को लेकर बाई के सामने से ही चला जाता है और ये काफ़ी शॉक होती है और सोच लेती है कि ये जियांग को किसी और का होने नहीं देगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि बाई यहाँ चैन से मिलने जाती है और उसे पैसों का ऑफर देते हुए
और वो उसे डील करती है कि वो चैन और लिन को अलग करने में उसकी हेल्प करे क्योंकि वो जियांग से शादी करना चाहती है। तो चैन इसका ऑफर तुरंत ही मान लेता है। फिर हम देखते हैं कि लिन को यहाँ पर चैन का मैसेज आता है और वो इसे जियांग और बाई की फोटो देता है कि वो दोनों काफी क्लोज हैं। जैसे लिन यहाँ पर आती है तो वो देखती है कि बाई यहाँ पर जियांग को हक कर रही होती है और उसे मना रही होती है कि वो उसे प्यार करती है तो वो उसे छोड़कर ना जाए। और जियांग उसे दूर करने की कितना कोशिश कर रहा होता है पर वो उसे छोड़ ही नहीं रही होती है। तभी जैसे ही जियांग यहाँ लिन को देखता है तो वो जल्दी से उससे बात करने चाहता है और फिर दोनों ही कार में बैठ जाते हैं। और जियांग इसे कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है, जो भी अभी तुमने देखी वो रियल नहीं था। पहले तो लिन यहाँ पर इसे गुस्सा होती है पर जियांग सारी चीजें इसे अच्छे से एक्सप्लेन करता है और अपनी फैमिली के बारे में भी बताता है कि मेरे पास मेरे पेरेंट्स नहीं है और अब सिर्फ मेरे ग्रैंडपा मेरे पास है। लिन कहती है कि फिक्र मत करो, अब मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ऐसा बोलकर उसे किस करती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिन अपनी बेटी शाओ को स्कूल से पिक करने गई होती है और तभी रास्ते में उसे एक लेडी मिल जाती है जिन्हें हेल्प की जरूरत थी। लिन उनकी हेल्प करती है तो ये लेडी कहती है कि मैं तुम्हें इसके बदले में डिनर की ट्रीट देना चाहती हूँ। फिर शाओ को भी भूख लग रही थी तो लिन मान जाती है और वो इस लेडी के साथ रेस्टोरेंट आ जाती है। ये लोग डिनर करते हैं और काफ़ी सारी बातें भी। और फिर यहाँ पर इस लेडी का सरनेम सुनकर लिन तो शॉक हो जाती है और उसे भी शक हो जाता है कि कहीं ये उसकी मॉम तो नहीं। तभी यहाँ पर लिन को लेने के लिए जियांग आ जाता है और वो इस लेडी को बताता है कि मैं लिन का हस्बैंड हूँ। फिर लिन जियांग के साथ जाने से पहले इस लेडी का नंबर ले लेती है। फिर हम देखते हैं कि ये लेडी तो चल सकती है और ये कोई गरीब नहीं होती है बल्कि एक बहुत बड़े कंपनी की चेयरवुमेन होती है। और हमें पता चलता है कि असल में लिन इनकी ही बेटी है जो कि बचपन में खो गई थी। और फाइनली इन्हें जब लिन के बारे में पता चला तो ये बस लिन को देखना चाहती थी ताकि वो कंफर्म कर सके कि वो सच में उनकी बेटी है या नहीं। फिर हम देखते हैं कि लिन अपनी मॉम को नैनी की जॉब का ऑफर देती है जो कि वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेती है और अपने असिस्टेंट से कहती है कि मैं जा रही हूँ अब अपनी ग्रैंड डॉटर को संभालने के लिए और अब कंपनी की चीज़ें तुम देख लेना। फिर हम देखते हैं कि लिन की मॉम यहाँ शाओ को स्कूल से पिक करने गई होती है पर तभी हम देखते हैं कि चैन उनसे पहले आकर शाओ को यहाँ से उठा के लेके जाता है और फिर वो यहाँ लिन और जियांग को धमकी देकर बुलाता है कि अगर उन्हें अपनी बेटी चाहिए तो यहाँ पर आए। जैसा कि चैन ने बोला था वैसे ही जियांग यहाँ पर 1 मिलियन लेके आया होता है और कहता है कि इसे लो और शाओ को वापस करो। चैन कहता है कि मुझे इतने से पैसे नहीं चाहिए, मैं जान चुका हूँ कि तुम इतने बड़े कंपनी की CEO हो, इसलिए मुझे 50 मिलियन चाहिए। ये सुनकर तो लिन शॉक होती है और जियांग से कहने लगता है कि देखो मैंने तुमसे जानबूझ के अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाया था और अभी हम ये बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम शाओ को बचा लेते हैं। तभी चैन कहने लगता है कि तुम लोग मेरा टाइम मत वेस्ट करो, जल्दी से मुझे मेरे पैसे दो। फिर हम देखते हैं कि जियांग तुरंत ही अपने असिस्टेंट से कहकर यहाँ पर 50 मिलियन मंगवा कर इसे दे देता है और फिर ये शाओ को इन लोग की तरफ दे देता है। और फिर जियांग लिन से कहता है कि तुम शाओ को यहाँ से लेकर जाओ, मैं इससे डील करता हूँ। यहाँ पर चैन जियांग को बताता है कि लिन और शाओ बचने वाले नहीं हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर एक कार लिन और शाओ को हिट करने वाले होते हैं पर तभी लिन जल्दी से अपनी बेटी शाओ को बचा लेती है और वो खुद कार के सामने आ जाती है और फिर लिन को बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है और जियांग तुरंत ही इसे लेकर हॉस्पिटल पहुँचता है। फिर हम देखते हैं कि जियांग यहाँ पर लिन की काफ़ी फिक्र कर रहा होता है और फाइनली उसे होश आ जाता है। जियांग से कहता है कि क्या तुम मुझसे कुछ पूछना नहीं चाहोगी। तो कहती है कि आखिर मैं तुमसे क्या पूछूं कि तुम मुझसे अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे थे और तुमने मुझसे शादी क्यों की और तुम मेरी बेटी शाओ का इतना ख्याल क्यों रखते हो और या फिर मैं ये बोलूँ कि आखिर तुम मुझे लाइक क्यों करते हो। देखो मैं सब जानती हूँ, तुमने मेरी शाओ को ठीक करने के लिए कितना कुछ किया था, उसके लिए तुरंत ही डॉक्टर का अरेंजमेंट किया था और तुम हमेशा ही मेरा भी ख्याल रखते हो, तो मुझे नहीं पता होगा कि तुम कैसे हो। और वैसे भी मुझे पहले तुम्हारी आइडेंटिटी पर शक हो ही गया था क्योंकि तुमने मेरी बहुत ही ज़्यादा वाली हेल्प की है और मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए और शाओ के लिए दोनों के लिए सिंसियर हो और तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स भी रियल है, तो आखिर मैं गुस्सा क्यों होंगी। फिर जियांग तो तुरंत ही लिन को हक कर लेता है और वैसे कहती है कि मैं बहुत ही लकी हूँ जो मैं तुमसे मिली। तो कहता है कि मैं भी लकी हूँ। फिर हम देखते हैं कि लिन और जियांग की लाइफ बहुत ही हैप्पी चलने लगती है और जियांग शाओ से कहता है कि अब वो उसे अंकल नहीं बल्कि डैडी बुलाए। तो शाओ तो तुरंत मान जाती है और उसे डैडी कहने लगती है। फिर फाइनली लिन को भी अपनी मॉम के बारे में पता चल जाता है पर वो उनसे गुस्सा होती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिन की मॉम एक पार्टी रखती है जहाँ पर वो सभी को अपनी बेटी के बारे में बताती है कि वो अब फाइनली उन्हें मिल गई है। हमें पता चलता है कि लिन की मॉम ने ही यू को अडॉप्ट करी हुई थी और अब यू को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि उसकी अडॉप्टिव मॉम को उसकी असली बेटी मिल गई है जो कि कोई और नहीं बल्कि लिन है। और यहाँ पर लिन की मॉम अनाउंस करती है कि वो अपनी कंपनी लिन को संभालने के लिए देगी, यू को नहीं।
तो ये जानकर यू को बहुत ही गुस्सा आता है और ये लिन को बहुत ही सारी बातें सुनाती है और उसे स्लैप भी मारनी चाह रही होती है। तो लिन की मॉम जल्दी से इसे रोकती है और कहती है कि मेरी बेटी को तुम कैसे मार सकती हो। फिर यहाँ पर यू और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और एक वास उठाकर लिन के ऊपर फेंकने वाली होती है, पर तभी जल्दी से जियांग बीच में आकर यू को दूर करता है और लिन को बचा लेता है। पर यू गिर जाती है तो उसके पेट में लगता है और उसका मिसकैरेज हो जाता है और फिर अब यू के पास कुछ भी नहीं बचा तो चैन इसे भी छोड़ देता है। और हम देखते हैं कि लिन और जियांग की लाइफ तो बहुत ही अच्छी चल रही होती है और तभी रास्ते में यहाँ लिन को यू मिल जाती है जो कि फूड डिलीवरी की जॉब करने लगती है और यहाँ पर वो लिन को चिल्लाने लगती है कि आज तुम कितने अच्छे से रह रही हो ना और मैं देखो क्या हो गई हूँ। लिन इसे चैन के खिलाफ कुछ एविडेंस देती है और कहती है कि तुम इससे उसे सजा दिला पाओगी। और फिर फाइनली हम देखते हैं कि चैन और उसकी मॉम को सजा हो जाती है और दोनों जेल में होते हैं। और फिर फाइनली हम देखते हैं कि लिन और जियांग की भी ग्रैंड वेडिंग होने जा रही होती है और तभी यहाँ पर जियांग की चाइल्डहुड फ्रेंड बाई फिर से इन लोग की शादी तोड़ने की कोशिश करती है पर वो इन लोग के बीच का रिलेशन बिल्कुल भी बिगाड़ नहीं पाती है। और जियांग और लिन को इस बारे में पता चल जाता है कि 6 साल पहले इन दोनों ने एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड किए थे, क्योंकि उस रात जियांग को बाई ने ड्रग दे दी थी और लिन को तो चैन ने ड्रग दिया हुआ था। दोनों ही बहुत ही खुश होते हैं कि शाओ असल में इन दोनों की बेटी है। फिर हम देखते हैं कि लिन अपनी मॉम की कंपनी संभाल रही होती है और जियांग शाओ को संभाल रहा होता है। लिन की कंपनी इतनी प्रोग्रेस कर रही होती है कि उस शहर की रिचेस्ट कंपनी बन जाती है। और फिर हम देखते हैं कि लिन यहाँ पर जियांग को गुड न्यूज़ देती है कि वो फिर से प्रेग्नेंट हो गई है। फिर दोनों ही बहुत ही खुश हो जाते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।